Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. In the last lecture we have started cost accounting in which we have studied the meaning of cost accounting. Then हमने different elements of cost के बारे में पढ़ा, cost control के बारे में, cost reduction के बारे में. तो आज उसी को continue करते हुए this is the part 2 और अगर किसी ने इसका part 1 नहीं देखा है तो वो playlist में जाकर देख सकता है. तो चलिए let's start. नाउ बिफोर स्टार्टिंग एक मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे दूँ जो हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था. एलिमेंट्स मैंने क्या बताया था, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं, वो चीज़ें जो हमें एक प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती हैं. और हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के. फर्स्ट इज़ मटेरियल और होता है हमारा लेबर, देन अदर एक्सपेंसेस. और इसमें मैंने आपको बताया था ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके और डायरेक्ट मैंने बताया था जो इजीली आइडेंटिफाएबल हो जाए और इनडायरेक्ट होता है जो इजीली आइडेंटिफाएबल ना हो पाए. देन अदर एक्सपेंसेस भी कैटेगराइज थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में. उसके बाद मैंने आपको फर्दर बताया था जितने भी इनडायरेक्ट एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको कलेक्टिवली एक नाम दें तो क्या बोलते हैं हम, दे आर टर्म्ड एज ओवर हेड्स. और इन्हीं ओवर हेड्स को हमने फर्दर बोल दिया कि इनको भी 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड्स, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और हमने पढ़ा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए मैंने बोला था कि हम इन्हें वर्क्स ओवरहेड्स भी कहते हैं या फिर हम इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं या साथ ही साथ प्रोडक्शन ओवरहेड्स. और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स. ये चीज़ आई होप आपको याद है. So let's move on to the main topic of today's lecture, that is types of cost. अलग अलग टाइप्स होती हैं कॉस्ट की और उनको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड कर दिया है. जैसे अगर हम स्कूल में अलग अलग स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करें अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंसी लेवल, देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट एट्सेट्रा. ठीक है. सिमिलरली हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट को भी अलग अलग डिफरेंट बेसिस में डिवाइड कर दिया है, like on the basis of elements, then on the basis of traceability, activity और variability, normality, etc. अब वन बाय वन देखेंगे इन्हें. सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी करा और अभी भी मैंने आपको जिसका क्विक ओवरव्यू दिया, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. तो आज किससे स्टार्ट करेंगे हम, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी. ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स होती हैं कॉस्ट की. ट्रेसेबिलिटी अगर यहाँ मीनिंग भी क्या है, ट्रेस. ट्रेस का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करें, ढूंढें. ठीक है, दैट इज़ ट्रेस. तो इसके बेसिस पे हमने कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक तो होगी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट क्या है, दैट इज़ इजीली आइडेंटिफाएबल, और इनडायरेक्ट क्या है जो इजीली आइडेंटिफाएबल ना हो पाए. दिस इज़ ऑल्सो द सेम. डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई, जो इजीली आइडेंटिफाइबल होती है प्रोडक्ट में. और ये हम किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी पे. और ट्रेसेबिलिटी पे हम यही देख रहे हैं क्या चीज़ आइडेंटिफाई हो सकती है और क्या चीज़ नहीं. तो जो आइडेंटिफाई हो जाए दैट विल बी डायरेक्ट कॉस्ट, और जो इजीली आइडेंटिफाइबल ना हो पाए दैट विल बी इनडायरेक्ट कॉस्ट. अगर एग्जाम्पल की बात करें, डायरेक्ट में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल्स दी थी, मटेरियल हो गया, जो भी रॉ मटेरियल मेन जो मेजर प्रोपोर्शन में यूज़ होता है, लाइक देन योर क्लॉथ इन टी शर्ट हो गया, देन आयरन हो गया, अगर कोई आयरन की चेयर है तो ये सब कहाँ आ जाती हैं, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट में. नाउ वन मोर थिंग टू रिमेंबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं. क्यों, देखिए वर्ड है चार्ज. अब जैसे आपने सुना होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को फाइन चार्ज हुआ बाय दी पुलिस, तो पुलिस क्या करती है, फाइन अगर चार्ज कर रही है तो चार्ज वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं कि वही हम उसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि इसी को चार्ज लगा है इस चीज़ का. सिमिलरली डायरेक्ट कॉस्ट में भी हमें पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतना खर्चा आया है इस चीज़ का, तो वो इजीली आइडेंटिफाइबल है. मीन्स हम उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस या चार्जेबल कॉस्ट. क्लियर. देन इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट क्या होगा, इट विल बी ऑपोजिट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, जो इजीली आइडेंटिफाइबल ना हो पाए. लाइक मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी कंज्यूम हुई इलेक्ट्रिसिटी या कितना रेंट पे करा हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. क्लियर. और डायरेक्ट में क्या थी, क्लोथ आ जाता है, लास्ट प्रोपोर्शन में दिख रहा होता है. लाइक अगर आपने आयरन की चेयर या टेबल बनाया तो वो इजीली आप एलोकेट कर सकते हैं.
देन कम टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बोल लो या वेरिएबिलिटी, वन एंड दी सेम थिंग। वेरिएबिलिटी क्या हुआ कि हमने कॉस्ट को डिवाइड किया जिस हिसाब से वो वेरी करती होगी, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इन्हें भी वन बाय वन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करी जाए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टोटल कॉस्ट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। कितनी भी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ले, कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर ले, बट टोटल कॉस्ट जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ली है टोटल कॉस्ट 10,000 की, ओके, और आपने कहा कि दिस टाइम आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करे, ₹1000, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको कॉस्ट पर यूनिट कितने की पड़ी होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज ₹10। और सेकंड टाइम में आप कहते हैं कि हमने 1000 की जगह 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, उससे क्या हुआ, आपकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई, कितनी हो गई, ₹5। तो फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन जस्टिफाई हो गई। पहले मैंने लिखा टोटल कॉस्ट रिमेन सेम, टोटल कॉस्ट हो गई ये ₹10,000, टोटल कॉस्ट सेम रहती है बट जो क्वांटिटी है वो चेंज होती रहेगी। लाइक हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 से 2000 शिफ्ट करे। और यहाँ पे एक और मैंने चीज़ लिखी, कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल, जो पर यूनिट की कॉस्ट होती है वो भी वेरिएबल होती है, मीन्स चेंज होती रहती है। लाइक इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती रही फ्रॉम 10 टू ₹5। देन एक और चीज़ याद रखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, पीरियड कॉस्ट। देन कम टू वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या है, वेरी करेगी कॉस्ट। तो क्या कहेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जिसमें टोटल कॉस्ट वेरी, जो चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी। अब इसकी भी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से आपकी पहले टोटल कॉस्ट थी ₹10,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स थे ₹1000। वही सेम एग्जांपल मैंने ली और इस केस में हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, ₹10। नाउ वेरिएबल कॉस्ट के केस में मैंने ये भी लिखा कि कॉस्ट पर यूनिट जो होती है यहाँ पे फिक्स रहती है, दैट मीन्स हमने ₹10 को चेंज नहीं करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी। देखिए, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स हम 1000 की जगह कर देंगे अब 2000, बट हमारी कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगी, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20,000। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल कॉस्ट सेम रहती है बट नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होते हैं और कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होती है। बट इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज होंगे बट हमारी कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। अब इसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जितना हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, हम बोल सकते हैं जितनी हम क्वांटिटी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करेंगे उसी हिसाब से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है। लाइक हेयर हमने यूनिट्स चेंज करे, कॉस्ट भी चेंज हो गई। देयरफॉर हम कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट्स, सेमी क्या हुआ, हाफ। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो आधी क्या होगी, पार्शियली फिक्स्ड होगी और पार्शियली वेरिएबल होगी। लाइक एग्जांपल क्या होगी इसकी, टेलीफोन चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टेलीफोन का रिचार्ज करवाते हैं, लेट्स से उसमें आपको 300 मिनट्स फ्री मिलते हैं कॉलिंग के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कंडीशन थी कि अगर आप 3 मिनट्स एक्सीड कर जाएंगे तो उससे ऊपर जितने भी मिनट आप कॉल करेंगे तो उसको आपके अलग चार्जेस लगेंगे, दैट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो कॉस्ट वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मिनट्स। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें पार्शियली फिक्स्ड होगा और पार्शियली वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्लियर। देन टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, कोई चीज़ कितनी नॉर्मल है उस बेसिस पे हमने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज नॉर्मल कॉस्ट, क्या हुई वो, इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसी कॉस्ट जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में इनकर हो रही है। एंड दीज कॉस्ट आर जनरली प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट, मीन्स ये कॉस्ट हमें जनरली एडवांस में पता होती हैं। कैसे, रॉ मटेरियल, वी नो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल कॉस्ट। और वेजेस टू वर्कर्स, इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल कॉस्ट। क्यों, हमें वर्कर्स चाहिए, लेबर से अपॉइंट करनी पड़ेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली हमें होगी।
नाउ अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये रॉ मटेरियल तो अभी हमने डायरेक्ट कॉस्ट में भी पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो वेदर इट इज़ नॉर्मल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, इट इज़ बोथ। वाई? बस हुआ क्या है, हमने कॉस्ट को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, अदरवाइज दे आर इंटर रिलेटेड। एज आई सेड अर्लियर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी वही स्टूडेंट्स की, अगर स्कूल में स्टूडेंट्स को हमने कैटेगराइज करना है तो कैसे कैसे हम बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, हाइट, एज, और वी कैन से कलर एट्सेट्रा। से ही सिमिलरली यहाँ पे कॉस्ट को भी अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया है, बट मेन बात आ जाके घूम फिर के कहाँ पे आ रही है, या तो मटेरियल होगा, या लेबर होगी, या फिर अदर एक्सपेंसेस। अगर आपको ये पता है तो बाकी टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझने में इतना डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल क्या होगी फिर? ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल, दैट इज विच इज नॉट इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल फायर, अब हमें नहीं पता कि बिजनेस में या फैक्ट्री में हमारी कब आग लग जाए, तो वो कॉस्ट क्या है, एकदम से हमें इनकर करनी पड़ेगी, तो दिस कॉस्ट इज इनकर्ड सडनली। एंड देन अनदर एग्जाम्पल इज थेफ्ट। और एक और मेन चीज़ आपने याद रखनी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट कंसिडर्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एबनॉर्मल कॉस्ट जो होती हैं ये हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर नहीं करते, हम इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। कहाँ पे करते हैं इसको? हम P&L में चार्ज करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ शोन एज एन एक्सपेंस इन P&L अकाउंट। और कहाँ पे चार्ज करेंगे हम? डेबिट साइड पे, जो भी आपका पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। जिस कॉस्ट को हम कंट्रोल कर पाएंगे वो कंट्रोलेबल हो जाएगी, और जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल वेजेस टू लेबर। अब आप सोचेंगे वेजेस टू लेबर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स वी कैन कंट्रोल। कैसे? लेट्स से हमारी फैक्ट्री में टोटल 50 वर्कर्स काम करते थे, बट हमें लगा कि कुछ ज़्यादा ही इनकर हो रही है हमारी कॉस्ट इनकी वजह से, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि 50 की जगह हम, क्या पता हम 45 कर दें, तो 5 वर्कर्स हम नहीं रखेंगे। अल्टीमेटली जो हमने 5 वर्कर्स को वेजेस पे करनी थी वो कॉस्ट हमने कंट्रोल कर ली। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वेजेस टू लेबर क्या है, एक हमारी कंट्रोलेबल कॉस्ट है जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। देन अनकंट्रोलेबल है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट। अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे ली है जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, तो आपको रेंट तो पे करना ही करना है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं रेंट नहीं पे करूँगा, मैं इस कॉस्ट को कोशिश करूँगा कि कंट्रोल करूँ। जो फैक्ट्री का ओनर होगा मेन, वो तो आपसे किराया मांगेगा ही मांगेगा, तो आप उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। देयरफॉर फैक्ट्री रेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। देन कम टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मीन्स टाइम के हिसाब से भी हमने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, जिसमें पहली कौन सी आ जाती है? कैपिटल कॉस्ट। लाइक यू हैव स्टडीड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑल्सो, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो ह्यूज अमाउंट में होता है और वन टाइम करते हैं, बट उसका बेनिफिट हम ओवर द ईयर्स लेते हैं। कैपिटल कॉस्ट भी वही है, देखिए, इनकर्ड वंस, एक बार इनकर करते हैं, बट इट्स बेनिफिट इज टेकन फॉर ओवर द ईयर्स। ये एक ही बार खर्चा होता है, कैपिटल कॉस्ट हमें एक ही बार ही पड़ती है, बट हम इसका जो बेनिफिट होता है हमें, वो हम ओवर द ईयर्स लेते हैं। और ये रूटीन में नहीं होता, सिंस इट इज़ इनकर्ड वंस ओनली, और इट इज़ यूजुअली ऑफ लार्जर अमाउंट। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज करी 50,000 की, ये मशीनरी किस लिए परचेज करी? ताकि आप गुड्स की प्रोडक्शन कर पाएँ। तो क्या हुआ, ये आपने वन टाइम खरीदी मशीन, और ये ह्यूज एक्सपेंडिचर भी था, बट इस मशीन से आप कई बार प्रोडक्शन कर सकते हैं, मीन्स आप इसका बेनिफिट ओवर द ईयर्स ले सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज कैपिटल कॉस्ट। क्लियर? देन रेवेन्यू कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट क्या हुई? इट इज इनकर्ड ऑन द रूटीन बेसिस एंड बेनिफिट कैन बी टेकन ओनली वंस। अनलाइक कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट में हम बेनिफिट ओवर द ईयर्स ले सकते थे, बट रेवेन्यू कॉस्ट के केस में हम जब एक बार खर्चा करते हैं जिस चीज़ पे, उसका बेनिफिट भी एक ही बार ले पाते हैं। देयरफॉर हमें जब जब हमें कोई भी बेनिफिट लेना है, हमें बार बार कॉस्ट इनकर करनी है। देयरफॉर रेवेन्यू कॉस्ट होती है रूटीन बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी टू एम्प्लॉयज़। अब सैलरी टू एम्प्लॉयज़ रेवेन्यू कॉस्ट कैसे है? देखिए, अगर आपने जैन मंथ की सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को, तो वो उसके लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बट अगर फेब की सैलरी नहीं देंगे तो वो एम्प्लॉय भी बोलेगा कि मैं काम क्यों करूँ आपके यहाँ पे, आप मेरी सैलरी नहीं दे रहे। देयरफॉर रेवेन्यू कॉस्ट क्या है? जब जब आपको बेनिफिट लेना है, मीन्स जब भी आपने अपने एम्प्लॉय से काम लेना है, आपको उसको सैलरी पे करनी ही करनी पड़ेगी। देयरफॉर इट विल बी रेवेन्यू कॉस्ट विच इज़ ऑन रूटीन बेसिस। Next is type of cost on the basis of planning and control. First is budgeted cost,
इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ होल बजटेड प्रोडक्शन। हमने लेट्स से हमने टोटल प्रोडक्शन सोची थी कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और इस पे बजट हमने डिसाइड किया था कि हाँ इस पे अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का बजट हमारा रहेगा, इतना खर्चा तो होगा ही होगा। तो दिस इज़ अवर बजटेड कॉस्ट। और वहीं अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो वो क्या है? बजटेड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो इसमें से जो 100 पर यूनिट हम निकाल रहे हैं दैट इज़ अवर स्टैंडर्ड कॉस्ट। बट याद रखना कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है कैसे हम सेट करते हैं? आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस। ये हम इतनी आसानी से नहीं सेट कर सकते कि हम बोलेंगे कि हाँ इस प्रोडक्ट की पर यूनिट इतने ही पड़ेगी। नो, हमें पहले उस पर डिटेल्ड सर्वे करना पड़ेगा। हम देखेंगे मार्केट में जाके कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी कर रहा है। देन अकॉर्डिंग टू दैट हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की पर यूनिट के हिसाब से यही कॉस्ट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैगी है, मैगी का भी एक स्टैंडर्ड बन गया है कि नहीं मैगी हमें 10 रुपीज़ की ही देंगे तो खरीदेंगे लोग। जैसे अभी इंक्रीज़ हो गया था थोड़ी देर पहले रेट, तो लोगों ने नहीं खरीदा था। क्यों? एक तरह से स्टैंडर्ड कॉस्ट बन गई थी उसकी ₹10। देयरफॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? पर यूनिट के हिसाब से देखते हैं, बट बजटेड जो होती है वो ओवरऑल एज अ होल देखते हैं। अगर किसी को डिफरेंस भी होगा तो आई होप वो भी उनको क्लियर हो गया होगा। चलिए द नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजंस। जो डिसीजंस के बेसिस पे हम कॉस्ट इनकर करते हैं। फर्स्ट वन, शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट क्या हुई? कॉस्ट इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस इज ऑपरेटिंग और शटडाउन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द बिजनेस इज ऑपरेटिंग और शटडाउन। शटडाउन कॉस्ट हमें इनकर करनी ही करनी है, इसकी पेमेंट हमने करनी ही करनी है, दैट इज मस्ट, चाहे हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा हो या बंद हो फॉर सम टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कई शॉप्स अभी बंद है, चाहे बंद भी हैं बट अगर वो शॉप्स किसी ने रेंट पे ली हैं तो उनका रेंट तो उनको देना ही देना है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी है, कुछ पार्ट तो ऐसा आपको पता है बिजली का जो आपको देना है, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट जो आपको पेमेंट करनी है चाहे आप कंज्यूम करें या नहीं करें। तो वो किस में आ जाती है? आपकी शटडाउन कॉस्ट में। देन संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती हैं? विच इज़ इनकर्ड इन द पास्ट, जो हम इनकर कर चुके होते हैं पास्ट में बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वो हमारे लिए अब रेलेवेंट नहीं रहती है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू करंट डिसीजन मेकिंग। अगर अब हमें कोई डिसीजन लेना है उसमें संक कॉस्ट का कोई रोल भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग। अगर आपने एक बार एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, वो पैसे आपको वापस तो मिलेंगे नहीं, बट हाँ समहाउ इनडायरेक्टली आप रिकवर कर पाएंगे थ्रू सेल्स। बट सही में देखें तो एक बार पेमेंट कर दी एडवर्टीजमेंट की, अब वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। वैसे ही अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद ली, पैसे तो नहीं मिलेंगे मशीनरी के, बट आप उससे यूज़ करके गुड्स की प्रोडक्शन ज़रूर कर सकते हैं, तो वो पैसा जो आपके पास वापस नहीं आएगा, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, दैट विल बी टर्म्ड एज संक कॉस्ट। Now next type of cost on the basis of managerial decision is opportunity cost. ये cost क्या है? The cost which is foregone while choosing one alternative over the another. अब इस example से मैं आपको बताऊंगी। लेट्स से यू हैव टू ऑप्शंस ऑफ डूइंग द इन्वेस्टमेंट। एक है आपकी बिजनेस ए में आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर बिजनेस बी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस ए में इन्वेस्ट करते हैं देन यू विल गेट रिटर्न ऑफ 10%, बट अगर बी में करेंगे तो यू विल गेट रिटर्न ऑफ 12%। बट एट दी एंड आप डिसाइड कर चुके कि ए में आपने इन्वेस्ट करना है, तो बी में क्या हुआ? बी में तो 12% का रिटर्न आ रहा था, दैट मीन्स आपने 2% का जो रिटर्न था यू हैव सेक्रीफाइस्ड, आपने ये सेक्रीफाइस कर दिया, आपने छोड़ दिया। तो यही 2% जो आपने सेक्रीफाइस करा, इससे क्या बोलेंगे हम? योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पढ़िए डेफिनेशन, कॉस्ट फॉरगॉन। इसमें क्या कॉस्ट हमने फॉरगॉन मतलब जो छोड़ दी, दैट इज 2% आपने छोड़ दिया। वाइल चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव चूज करते टाइम, कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज किया था? ए का, दैट इज 10%, वो हो गया 10% ओवर दी अनदर, अनदर कौन सा हो गया? 12% जो आपने चूज नहीं करा, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? और अगर वीडियो समझ आ रहा है देन प्लीज़ साथ ही साथ लाइक भी करते रहें। देन फोर्थ वन, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट को हम साथ ही साथ क्या कहते हैं? नोशनल कॉस्ट। नोशनल क्या होता है? विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन रियलिटी, जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नोशनल कॉस्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर मेकिंग कॉस्ट कंपेरेबल। ये एक तरह से नोशनल कॉस्ट है जो हम किस लिए कंसिडर करते हैं? ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग इज नॉट एक्चुअली पेड बट कैन बी टेकन एज कॉस्ट नोशनली।
अपनी खुद की बिल्डिंग का रेंट हम कंसिडर कर रहे हैं एज एन एक्सपेंस, बट एक्चुअली में तो वो नहीं है हमारे लिए कॉस्ट, तो उसको हम नोशनली कंसिडर कर रहे हैं, मींस रियलिटी में नहीं है बट मान रहे हैं कॉस्ट है। क्या होगा, वी विल थिंक कि अगर हम अपना जो हम बिल्डिंग में काम कर रहे हैं करंटली, हम जहाँ पे ऑफिस खोल के रखा है, अगर यही बिल्डिंग हमारी खुद की नहीं होती, हमने रेंट पे ली होती, तो उस टाइम पे हमें कितनी कॉस्ट पड़ती, इन ऑर्डर टू मेक द कंपैरिजन कि अगर इतनी कॉस्ट पड़ती तो हमें इतना प्रॉफिट होता है, या इतनी कॉस्ट पड़ती तो इतना प्रॉफिट होता, देयरफॉर दैट इज अवर इम्प्यूटेड कॉस्ट। आया समझ? चलिए, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है? जो आपकी पॉकेट से खर्चा होता है, दैट मीन्स विच इज पेएबल इन कैश। अब कई ऐसे खर्चे पड़ जाते हैं जो एक्चुअल में कैश में पेमेंट नहीं होती, बट स्टिल हम उसे एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? डेप्रिसिएशन। दिस इज योर नॉन कैश एक्सपेंस। आपको एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, कुछ एग्जांपल्स दे देंगे और बोल देंगे बताइए इनमें से नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन होती क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो एसेट डेप्रिशिएट हो गया। एक तरह से हम उसे खर्चा मान लेते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो हम उसकी कोई पेमेंट तो नहीं कर रहे डेप्रिसिएशन की, बट मान रहे हैं कि हाँ एसेट की वैल्यू गिर गई है, तो कैश में पेमेंट नहीं हुई, तो ये हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। वही कॉस्ट जिसकी हम कैश में पेमेंट करेंगे वो हमारी होगी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, सैलरी टू एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, उसकी तो पेमेंट एक्चुअल में हम कर रहे हैं ना, तो दैट विल बी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? करंट कॉस्ट एट विच एन एसेट और मटेरियल कैन बी रिप्लेस्ड विद आइडेंटिकल वन फ्रॉम द मार्केट। ऐसी कॉस्ट जिसकी वजह से हम एसेट या कोई भी मटेरियल, कुछ भी चीज़ जिसको हम रिप्लेस कर पा रहे हैं जो सिमिलर है उसके फ्रॉम द मार्केट, मतलब मार्केट से खरीद के लाके हम उस पर्टिकुलर एसेट या मटेरियल को रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मशीनरी बहुत पहले खरीदी थी जिसकी अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रह गई है? सिर्फ और सिर्फ ₹5000। अब इतने अच्छे से भी नहीं चल रही है वो मशीन, किसी काम की नहीं, अब आपको लगता है इट नीड्स रिप्लेसमेंट, मतलब इस मशीन की जगह हमें न्यू मशीन लानी चाहिए। तो आप न्यू मशीन लाएंगे, उसकी जगह पे लेट से वो ₹50,000 के, तो 50,000 क्या बोलेंगे? दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग दिस मशीन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू change in the total cost due to increase or decrease in the volume of output by 1 unit. अब इसे भी I will make you understand with the help of an example. Let's say total cost थी किसी प्रोडक्ट की ₹12, ओके, और इस पे हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए ₹12 से? ओनली 6 यूनिट्स। दैट मीन्स हमें पर यूनिट कितने की कॉस्ट पड़ी? ₹2 की। और अगर हम 6 यूनिट्स की जगह 7 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, दैट मीन्स हमने 1 यूनिट इंक्रीज करा, उस वजह से क्या हुआ? पर यूनिट तो सेम रही ₹2, बट हमने देखा कि हमारी टोटल कॉस्ट चेंज हो गई टू ₹14। दैट मीन्स ₹2 का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और यही ₹2 है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, जो कैसे निकली? ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय 1 यूनिट। हमने 1 यूनिट इंक्रीज करा आउटपुट का, उससे क्या हुआ? हमारी कॉस्ट भी चेंज हो गई। कितनी हुई? ₹2। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। अब डेफिनेशन पे आ जाए। इट रेफर्स टू चेंज इन द टोटल कॉस्ट। चेंज इन द टोटल कॉस्ट क्या हुआ हमारे यहाँ एग्जाम्पल पे? ₹2 का चेंज आया, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय 1 यूनिट। ड्यू टू इंक्रीज की मैंने एग्जांपल यही बताई आपको, अगर आप 6 यूनिट से 7 यूनिट्स पे इंक्रीज कर गए, बाय 1 यूनिट इंक्रीज किया, मतलब 6 से तो 7 हुआ, इंक्रीज वाला केस बताया जिससे आपकी कॉस्ट में भी चेंज आया ₹2, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अगर यहीं पे हम डिक्रीज की भी बात कर दें तो क्या हुआ? टोटल कॉस्ट थी आपकी 12 लेट्स से, और 6 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे थे, बट 6 की जगह अब आपने कर दिए 5 यूनिट्स प्रोड्यूस, और कॉस्ट पर यूनिट वही थी 2, तो क्या होगा? आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ₹10, तो ये डिक्रीज कर गई, तो जो -2 का डिफरेंस है ये क्या होगी? आपकी मार्जिनल कॉस्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन वेरियस बेसिस। अलग अलग बेसिस पे हमने कॉस्ट को डिवाइड किया था। अब जो मैंने स्टार्टिंग में समरी बनाई थी अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वो देख लेते हैं। एलिमेंट्स वाली तो पहले ही हो गई थी। देन मैंने आज आपको बताई ट्रेसेबिलिटी के बारे में, जिसमें 2 थी, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट वो थी जो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाए, लाइक मटेरियल, क्लोथ्स, आयरन, स्टील, कुछ भी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी? जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं हो पाएगी, लाइक रेंट, टेलीफोन चार्जेस, एक्सेट्रा।
देन नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी और वेरिएबिलिटी, जिसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट थी जिसमें टोटल कॉस्ट भी सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, और कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होती रहती है। बट वेरिएबल कॉस्ट के केस में टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज होंगे, बट कॉस्ट पर यूनिट जो होगी वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। Then on the basis of normality we have two types, normal cost और abnormal cost। normal cost क्या हुई, जो normal course of business में होती है, like wages to workers हो गया, purchase of raw material हो गया, etc। then abnormal cost जो normal routine basis पे नहीं होती, like fire हो गई, theft हो गया, वो खर्चा जो suddenly हमें पड़ जाता है। और इसमें मैंने आपको important चीज़ क्या बताई, that they are not considered as part of प्रोडक्शन। इसको हम प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, कहाँ पे चार्ज करते हैं, इन दी P&L अकाउंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वन हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे हमने पढ़ी कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक वेजेस टू लेबर। देन अनकंट्रोलेबल होगी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक फैक्ट्री रेंट। अब मैं एक एक एग्जाम्पल आपको क्यों बार बार रिपीट करके बता रही हूँ, क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल भी माइंड में फिट बैठ जाएगी तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेशन क्या कहती है। Okay, so then on the basis of accounting period we have capital cost, revenue cost। capital cost क्या थी, जो हम वन टाइम खर्चा करते हैं और उसका बेनिफिट हम ओवर द ईयर्स लेते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल आपको बताई थी, परचेज ऑफ मशीनरी। एक बार मशीनरी ले लेते हैं, उससे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, बट जो उससे बेनिफिट लेते हैं मीन्स हम प्रोडक्शन बार बार करते हैं उसी मशीन से और उससे बेनिफिट भी डिराइव करते हैं ओवर द ईयर्स, ठीक है। और रेवेन्यू कॉस्ट क्या हो गई, जो रूटीन बेसिस पे होती रहती है, लाइक सैलरी टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को सैलरी दोगे वो काम करेंगे, अगर नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेंगे, दैट मीन्स इट्स बेनिफिट कैन बी टेकन ओनली वंस। देन ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, उसमें है हमारी बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट हुई जो टोटल कॉस्ट पूरे प्रोडक्शन की हम ओवरऑल एक तरह से हम पहले ही एस्टिमेट लगा लेते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, वही जो हमने बजटेड प्रोडक्शन रखी है, बट हम उसको पर यूनिट के हिसाब से देखें, बट आफ्टर डूइंग प्रॉपर एनालिसिस कि मार्केट में किस हिसाब से इसका रेट चल रहा है, तो एक स्टैंडर्ड हम सेट कर लेते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ी शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट में मैंने आपको बताया कि चाहे हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है फॉर सम टाइम या शटडाउन हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर भी हमने ये कॉस्ट देनी ही देनी है। इसकी एग्जांपल हो गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे मैंने बताया, जैसे लॉकडाउन चल रहा है अभी, चाहे शॉप्स बंद भी हैं, बट स्टिल दे हैव टू पे द रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ देयर शॉप। देन संक कॉस्ट होगी विच कैन नॉट बी रिकवर, जो पास्ट में ऑलरेडी हम इनकर कर चुके हैं, बट फ्यूचर में उससे हम कुछ बेनिफिट डिराइव नहीं कर पाएंगे और हमारे करंट डिसीजन मेकिंग में कोई रोल प्ले नहीं करती। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो हमने कॉस्ट सेक्रीफाइस कर दी, या वी कैन से जो हमने फोरगॉन कर दी। और इसके एग्जांपल मैंने आपको बताई कि इफ़ यू हैव टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ए और बी, ए में अगर आपको 10% मिलता है, बी में 12 मिलता है, और आप ए इन्वेस्टमेंट को चूज़ करते हैं, तो क्या होगा, 2% आपने सेक्रीफाइस कर दिया जो आपको एक्सेस आ सकता था बाय सिलेक्टिंग बी ऑप्शन। तो 2% क्या है, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। देन इम्प्यूटेड कॉस्ट मैंने आपको बताया कि हम इसे क्या कहते हैं साथ ही साथ में, और नोशनल कॉस्ट का मतलब हुआ जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और इसके एग्जांपल मैंने क्या बताई, अगर आप खुद ही अपनी बिल्डिंग का रेंट सोचने बैठ जाएंगे, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, अगर खुद की बिल्डिंग आपने अगर किराए पे ली होती है, उसकी जगह आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है, दैट विल बी इम्प्यूटेड कॉस्ट, जो एक्चुअल में नहीं है बट आप फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन निकालते हैं। देन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो क्या होती है, आप एक्चुअल में कैश में पेमेंट करते हैं, लाइक सैलरी टू एम्प्लॉयज़। और इसमें एक्सक्लूड क्या होता है, लाइक डेप्रिसिएशन, जो नॉन कैश एक्सपेंस है जो हम एक्चुअल में पे नहीं करते हैं। देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, वो जब हम एक मशीन की जगह दूसरी मशीन ले आते हैं और उस दूसरी मशीन की जो हमें कॉस्ट पड़ती है, दैट विल बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक्स मशीन है, वाई मशीन है, एक्स मशीन पुरानी होगी, हमने इसको रिप्लेस करके इसकी जगह वाई मशीन ले आए, और वाई मशीन लाई थी हमने 10,000 की, तो 10,000 क्या हो जाएगी, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, मार्जिनल कॉस्ट हमने क्या पढ़ी, ये होती है चेंज इन दी टोटल कॉस्ट ड्यू टू डिक्रीज और इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय चेंजिंग 1 यूनिट। जब हम 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ टाइप्स ऑफ कॉस्ट। Now we will do one more topic which is very important from exam point of view, that is cost sheet.
नाउ कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी हमने बैलेंस शीट में रिगार्डिंग मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें हम प्रेजेंट करते हैं एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, देन वी राइट करंट एसेट्स। और यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कैपिटल लिखते थे, देन वी राइट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और उसके बाद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और वी कैन से करंट लाइबिलिटी। तो होता क्या था, एक वेल प्रेजेंटेड फॉर्मेट था जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बताते थे। सिमिलर इज़ द केस विद कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्या होता है, हमने प्रॉपर अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करके बताने हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता करें तो हम कॉस्ट शीट को यूज़ करते हैं। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट्स वेरियस कॉस्ट इनकर। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें बताती है जो भी हमने कॉस्ट इनकर करी है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इन अ वेल प्रेजेंटेड मैनर। और ये मोस्टली कौन करती है, लार्ज फर्म्स, क्योंकि जो छोटे बिजनेस वाले लोग होंगे वो तो सिंपली अपना खुद रफ कैलकुलेट करके आइडिया से पता कर लेंगे कि हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है चीज़ों की, राइट। देन कॉस्ट शीट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। हमें इससे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट भी पता लग जाती है और साथ ही साथ हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें पता है किसी चीज़ की कॉस्ट 10,000 है और हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 है, तो हमें पता लग जाएगा कि 10 क्या है इसकी पर यूनिट कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट शीट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। देन कॉस्ट शीट हमारी हेल्प करती है इन डूइंग द कंपैरिजन ऑफ एनी कॉस्ट ऑफ अदर पीरियड टू असर्टेन द इनएफिशिएंसीज। अगर हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता करना है कि यही चीज़ हमारी पिछले साल कितने की बनी थी, तो वो कब पता कर पाएंगे, अगर हमने कॉस्ट शीट बनाई होगी और हमें पता लग जाएगा कॉस्ट अगर हमारी ज़्यादा पड़ रही है इस साल, दैट मीन्स हमारी कुछ इनएफिशिएंसी है, इस बार हमने कुछ काम अच्छे से ढंग से नहीं किया है जिस वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई। देन कॉस्ट शीट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मैंने आपको मतलब समझाया था, तो कॉस्ट शीट से हम ये भी पता कर पाते हैं कि क्या डिसीजंस लें, मतलब मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कॉस्ट शीट के थ्रू कि कॉस्ट कंट्रोल किस तरह किया जाए। तो इन शॉर्ट अगर कहें कॉस्ट शीट सिंपली क्या है, इससे हमें क्या पता लगती है, इट शोज दी कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। जब हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता करना है तो वो कहाँ से पता लग जाएगी, हमें विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट। और ये कौन बनाती हैं, लार्ज फॉर्म्स, स्मॉल फॉर्म्स को इसकी ज़रूरत नहीं होती। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट शीट वही सिमिलर है जो उसका मीनिंग है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग था, आ जाके वही आपस में इंटर रिलेटेड हैं ये सब, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम है, दैट इज फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। देन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, देन हम इससे बजट्स भी बना सकते हैं। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। और ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है, इसमें जो भी अंदर चीज़ें आ रही हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। लाइक जब मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे हमने बात की थी कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें मैंने आपको बताया था मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, तो वो कॉस्ट के एलिमेंट्स थे। वैसे ही ये जो कॉस्ट शीट है, एक वेल प्रेजेंटेड मैनर का फॉर्मेट जो है, इसके अपने एलिमेंट्स हैं, दैट इज प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स, और वी कैन से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ मैंने लिखा है इट कंप्राइजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप इसे अगर मैथमेटिकली बताएं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको याद हो, ओवरहेड्स में मैंने आपको 3 बताए थे। एक बताया था फैक्ट्री ओवरहेड, देन आई टोल्ड यू अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और फिर मैंने बताया था आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यही चीज़ आप एक बार सीक्वेंस में अगर याद रख लेंगे तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर हम सीक्वेंस में ही चलें जो हमने पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में ही पढ़ा था, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उससे क्या आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। फिर हमने पढ़े थे ओवरहेड्स के 3 टाइप्स। सबसे पहले हमने पढ़े थे वर्क्स ओवरहेड्स, उसके बाद हमने पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, देन आफ्टर दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। देखिए जब हम प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड ऐड करेंगे, देन वी विल गेट वर्क्स कॉस्ट। एक चीज़ याद कर लें, प्राइम कॉस्ट, उसी में जब हम वर्क्स ओवरहेड ऐड करेंगे देन वी विल गेट वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्क ओवरहेड के बाद ऑफिस ओवरहेड। वर्क्स कॉस्ट में जब ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे देन वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सीक्वेंस में ही चल रहा है, अगर याद हो तो यहाँ पे भी एक बार दोबारा लिख देती हूँ। ओवरहेड में हमारे 3 थे, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आ गया हमारा फैक्ट्री या वी कैन से वर्क ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज ऑफिस ओवरहेड्स, और उसके बाद आगे ऐड करके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन वी गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
और हम सेल का प्राइस भी निकाल सकते हैं जब हमें प्रॉफिट का पता होगा। तो जब कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट देन वी विल गेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। और यहाँ पे है पर यूनिट भी लिखा है मैंने, प्रोवाइडेड आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता हो तो आप इंडिविजुअली भी पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं हर एक चीज़ की, और ये टोटल प्राइम कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। हर चीज़ की पर यूनिट कॉस्ट है, इंडिविजुअली भी आप अलग से निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पर यूनिट। लेट्स से अगर आपका मटेरियल 10,000 की प्राइस थी, 1,000 यूनिट्स थे, तो आपका 10 हो जाएगा पर यूनिट। यहाँ पे 20,000 प्राइस थी बट आपको पता है 1,000 यूनिट्स थे, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 पर यूनिट। यहाँ लेट्स से आपका 5,000 थी, 1,000 यूनिट्स थे, तो 5 पर यूनिट। मीन्स आप पर यूनिट का 1 बाय 1 निकाल सकते हैं। और यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 35,000, और 35,000 है, 1,000 यूनिट्स हैं, देयरफॉर यू विल गेट टोटल 35, या इन तीनों को टोटल कर देंगे तो भी क्या आएगा 35। आई होप दिस इज क्लियर। बट आपको फॉर्मेट लर्न नहीं करना है, बट इसी के थ्रू आपके आगे जो एलिमेंट्स हैं उसके भी फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखिए प्राइम कॉस्ट हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज प्राइम कॉस्ट। और जब हम इस प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर दें, वर्क्स ओवरहेड, देन वी गेट वर्क्स कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे दोबारा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर से वर्क ओवरहेड को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और वर्क्स कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। देन जब हम वर्क्स ओवरहेड में ऐड कर देते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस या वी कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, देन वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। therefore we can say cost of production is equal to works overhead plus administration overheads or office overheads. Now total cost or we can say cost of sales और cost of goods sold, ये किसके बराबर होती है, cost of production plus selling and distribution overheads। अभी हमने क्या निकाला इससे पहले, cost of production, और जब हम cost of production में selling and distribution overheads को add कर देते हैं then we get total cost, या वो कह सकते हैं हम cost of sales। and further जब इन cost of sales या cost of goods sold में हम add कर देते हैं profit देन वी गेट टोटल सेल्स। और यही कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जो मेन हमारा पर्पस होता है कॉस्ट शीट बनाने का, या तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए बनाते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कई कबार जब प्रॉफिट भी पता हो देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दी सेल्स। क्लियर। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। नाउ अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन फॉर्मूलाज को लर्न करना चाहते हो, वेदर थ्रू फॉर्मेट और या फिर आप ऐसे ही इंडिविजुअली 1 बाय 1 लर्न करना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने तो अपनी तरफ से आपको दोनों तरीके से समझाया, जो बाकी का रह गया वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ एनीबडी इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो stay tuned for my next video. Thank you.